Every year, ESL organizes E-Summit where we invite various speakers from diverse fields. And today we have with us a very interesting, very famous and a very intellectual personality with us, the Vijayendra sir. आपका कैसा रहा सर एक्सपीरियंस ई समिट में? अभी आज मेरा पहला ही दिन है और मेरा सेशन अभी होकर चुका है। एक्चुअल फीडबैक तो आप लोगों के पास आएगा कि सत्र कैसा रहा, लेकिन मुझे आई लाइक द वे ऑडियंस रिएक्टेड एंड द वे इट वाज अटेंडेड। जोश अच्छा था, लोगों के सवाल बहुत अच्छे थे और कई मायनों में खुशी हुई कि जो मैसेज मैं देना चाह रहा था, सवालों से लगा कि उस मैसेज का कुछ हिस्सा तो डेफिनेटली ऑडियंस तक पहुँचा। सर तो आपके एक्सपेक्टेशंस पे हम आप इस उम्र में आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ चलने वाली ज़िंदगी नहीं रखते हैं, बट आई ऑलवेज एन्जॉय बीइंग अमंग स्टूडेंट्स। एज अ टीचर ऑब्वियसली दैट्स व्हाट डिफाइन अस। तो जाहिर है कि जब भी विद्यार्थियों के बीच होने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। आज भी बहुत मज़ा है। आपके बैठने का तरीका बहुत कैजुअल है। दिस मीम लाइक आपको क्या फील आया जब ये रील वायरल हुआ था? देखिए, जाहिर है कि कोई भी देख के बता सकेगा कि ऐसा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मतलब रील का वह हिस्सा, वीडियो का वह हिस्सा इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश दुनिया में जाएगा। लगभग हर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर ने उसका इस्तेमाल बाद में किया और पहुंचा। और चूंकि खुद मीडिया का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, मीडिया पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने इसे एनालाइज करने की भी कोशिश की। शुरुआत में तो एज अ टीचर लगता था कि शायद मजाक उड़ाया जा रहा है जैसी बात, जो कि सच भी हो तो भी ऑडियंस के पास एकदम हक है ऐसा करने का। लेकिन बाद में जब मैंने उसे एनालाइज किया और ये समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मुझे जो चीज़ समझ में आई उसमें एक तो उसकी बहुत डाइवर्स एरियाज़ में एप्लीकेबिलिटी थी। कि वो लगभग किसी भी सिचुएशन में, अब बेसिक घर में बातचीत से लेकर और बहुत फॉर्मल सेटिंग में हो रही बातचीतों तक सब जगह वो इस्तेमाल हो सकता था। तो ये जो वाइड एप्लीकेबिलिटी थी, इसने इसको बहुत सारी जगहों पे पहुंचाया। लेकिन ये भी सही है कि एज अ इन्फ्लुएंसर हम जानते हैं कि कोई भी कंटेंट कब वायरल होगा इसका कोई साइंस नहीं होगा। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पहचाना जाने लगा। और एज अ टीचर जब आपको पहचाना जाने लगता है तो आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप इस अटेंशन को ज़रूरत पड़ने में इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर सकें और इन माय केस बाद में थोड़े बहुत इम्पैक्ट में भी बदल सकें। आई एम सो प्राउड कि इस मीम की वजह से मुझे ऐसे अवसर ज़्यादा मिले जहाँ मैं अपने मैसेज को, जिस मैसेज में मैं जिस डाइवर्सिटी की बात करता हूँ, जिस इक्विटी की बात करता हूँ, जिस इंक्लूजन की बात करता हूँ, वे बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाई। सर, एज वी आर सीइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ AI हैज़ बीन इंक्रीजिंग, we are seeing that there is a problem with AI algorithms that they show biases just as humans kept on discriminating different sections. The same thing is also been performed by the AI. So इसमें आपका क्या कहना है? मैंने इस बात को पहले भी कई बार कहा है। कल ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में फिर से इस बात को दोहराया था। इस पे मेरे कुछ पेपर्स हैं। हम लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, लोग इसके लिए ट्रोल भी करते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसी समाज का प्रोडक्ट है। उसको केवल ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी समझना पुअर इंजीनियरिंग है एंड पुअर सोशल साइंस है। जो लोग अगर वास्तव में इंजीनियरिंग के AI आर्किटेक्चर को ढंग से समझते हैं तो वे जानते हैं कि डेटा सेंटर बनने से लेकर डेटा के प्राइमरी सोर्सेज तक, उसके ऊपर की एल्गोरिथम लेयर तक और उसके बाद जो यूज़र इंटरेक्शन लेयर है वहाँ तक, लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह उन बायसेस को कैरी करती है जो सोसाइटी में हैं। कई बार वो उनको एम्प्लीफाई करती है। यूज़र इंटरेक्शन लेवल पे वो उसे एम्प्लीफाई करती है, क्योंकि सामान्य तो उसे पता है कि जो ज़्यादा यूज़र हैं वो प्रिविलेज क्लास से आते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सेस को उनकी वैलिडेशन पाने के लिए कई बार ट्विक किया जाता है। और ये साफ साफ दिखाई देता है। ये रेस के मामले में दिखाई देता है, ये कास्ट के मामले में दिखाई देता है, ये जेंडर के मामले में दिखाई देता है, ये दूसरी सोशल कैटेगरीज के मामले में भी दिखाई देता है। और ये यूनिवर्सल बात है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि भारत देश की विशेष बात। भारत में चूंकि कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कम्युनलिज्म एक खास इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए वहाँ वाला पक्ष भारतीय रिस्पॉन्सेस में ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए अगर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जानते हैं कि इसीलिए AI के जो पूरा का आर्किटेक्चर होता है उसमें बायस मिटिगेशन का एक पूरा स्टेप रखा जाता है, जिसका उद्देश्य ये है कि बायसनली है। हाँ, वो नहीं, बायस मिटिगेशन करना। पता है AI बनाने वालों को कि इसमें बायसेस आएंगे, इसलिए बाकायदा एक स्टेप बनाया गया जिसमें कहा गया कि रिस्पॉन्सेज में बायस मिटिगेशन किया जाए, बायस को हटाया जाए। इस स्टेप की ज़रूरत ये बताती है कि बायस है।
अगर बायस ना हो तो बायस मिटिगेशन की क्या जरूरत है? बायस है तभी तो बायस मिटिगेशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब तक हम इस स्पेस को ज़्यादा क्लेम नहीं करेंगे, डाटा से लेकर डाटा आर्किटेक्चर तक, जब तक इसमें डाइवर्सिटी नहीं लाएंगे, जब तक इसमें सभी नस्ल के लोग, सभी उम्र के लोग, सभी रिलीजन के लोग, सभी रीजन्स के लोग, सभी लैंग्वेजेस के लोग, सभी जातियों के लोग, जब तक उन सब का डाटा प्रोपोर्शनेटली इसमें नहीं डाला जाएगा, उनके एल्गोरिथम्स में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा, यूजर वैलिडेशन में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक ये बायस एम्पलीफाई होता रहेगा। और ये बायस का एम्पलीफिकेशन कई मामलों में बहुत खतरनाक है। ये मेडिकल साइंसेज में बहुत खतरनाक है, ये सोशल साइंसेज में बहुत खतरनाक है, ये सोशल सिक्योरिटी में बहुत नेशनल सिक्योरिटी में बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक और जाहिर है कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। सर, आपने एक वीडियो में एक बात कही थी कि आजकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में माहौल जो है काफ़ी अलग हो रहा है। मतलब हर जगह हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं हमें। सो ये जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कॉलेजेस में है। जब तक आप एजुकेशन को एक आयरलैंड मानेंगे, आप शिक्षा और समाज का क्या संबंध मानते हैं, सब कुछ इससे तय होता है। यूं ये बात सही है कि समाज और शिक्षा दोनों एक ही नहीं है। समाज में शिक्षा एक सब सिस्टम है, तो इसलिए हमेशा एक बाउंड्री लाइन 3 चीज़ों में बार बार कही जाती है। अस्पताल में, फूको ने कहा है, मिशेल फूको जब बता रहे थे तब अस्पताल में दिखाई देती है एक बाउंड्री वॉल, सोसाइटी से अलग होने का, मेंटल असाइलम्स के लिए कह रहे थे वो। दूसरा जेलों में दिखाई देती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देती है, विच इज़ टू डिमार्केट कि ये सिस्टम सोशल सिस्टम में एक अलग सिस्टम है। लेकिन इस बाउंड्री वॉल में हमेशा इस बात की गुंजाइश बनी रहनी जरूरी होती है कि उसका सोसाइटी से इंटरेक्शन बना रहे। मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था और आज की तारीख में इतनी दीवारें हुई हैं, दीवारें इतनी ऊंची हो गई फिजिकल सेंस में। जाहिर है कि फिजिकल के ये मामला केवल फिजिकल नहीं है, मेटाफोरिकल भी है, लेकिन फिजिकल मेटाफोरिकल दोनों तरीके से हम देख रहे हैं कि समाज के साथ उनका संवाद लगातार कम होता गया। ये लगातार लोगों को इस बात से डर है कि सो कॉल्ड आउटसाइडर जिन्हें कहा जाता है, कि वो बाहर, समाज के बाहर के लोग अगर हमारी यूनिवर्सिटी में घुस आए या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में घुस आए तो न जाने क्या हो जाएगा। भाई यही विद्यार्थी बाद में इसी समाज में जाएंगे ना, तो ऐसा भी क्या हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पे बात है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके कैंपस की लड़कियों के साथ बदतमीजी हो, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके कैंपस में चोरियां हो, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको एकदम एक ऐसा सिस्टम बना दें जो पूरी तरह से इंसुलेटेड है, क्योंकि पूरी तरह से इंसुलेटेड सिस्टम की परेशानी है कि वो जैसे विद्यार्थी पैदा करेगा वे समाज की सच्चाइयों से दूर होंगे और वो एक आयरलैंड में रह रहे होंगे। ये आपको कॉलोनियों में दिखाई देगा जहाँ बाउंड्री वॉल बन जाती है, लोगों को बाहर की गरीबी के बारे में नहीं पता, बाहर क्या परेशानी है उनके बारे में नहीं पता, केवल अपनी समस्या का सॉल्व कर लीजिए। मैं इसे हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी जब भी आपके पास ज़िंदगी में चुनौती आएगी, आपके पास 2 रास्ते होंगे, यू आइदर फाइट और यू फ्लाइट। ठीक है, या तो आप उससे लड़ेंगे या भाग जाएंगे। भागने का मतलब हमेशा नहीं होता कि दौड़ के भाग जाएंगे, आप उस समस्या का अपना समाधान खोज लेंगे। आपने देखा कि भाई देश में एलपीजी की कमी हो रही है, तो 2 तरीके हैं। एक तो है आप सत्ता पर दबाव बनाएं कि सबको एलपीजी मिलना चाहिए, फाइट करें। ठीक है ना, आप इस पर सत्ता पे दबाव बनाएंगे तो सरकार को पता होगा कि भाई इस युद्ध में हमें वो रास्ता लेना है कि सबको एलपीजी मिल जाए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप फ्लाइट करते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा सिलेंडर कहीं से अरेंज कर लूँ, और जैसे ही एक्स्ट्रा सिलेंडर अरेंज हुआ, आपने उसको लिए 5,000 रुपये फालतू दिया, 1,500 रुपये फालतू दिया, फिर आप इस बात से इंसुलेट हो गए कि पूरी दुनिया के बाकी लोगों को सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये फ्लाइट है। ये हम लोगों ने पानी के मामले में देखा, पानी सबका हक होना चाहिए ना, लेकिन हम लोग साफ पानी, हमें पता है पूरे देश में कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आपको घर में आरओ लगाना पड़ता है। फ्लाइट बजाय इसके कि आप समाज को पर दबाव डालें, सरकार पर दबाव डालें कि सबको पीने का पानी टैप से मिलना चाहिए, आपने अपने लिए रास्ता खोज लिया, आपने अपने लिए जनरेटर खोज लिया, बजाय ये दावा कर, ये स्थिति पैदा करने के लिए कि सबको बिजली मिलनी चाहिए। दिस फ्लाइट टेंडेंसी लीड्स टू दीज बाउंड्रीज। सो इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मुझे काफ़ी अंदर पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट था सर से बात करने में, इस मोमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं। एंड फाइनली थैंक यू सर फॉर दिस पॉडकास्ट, थैंक यू टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।